गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे आप सब। आई होप आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। डन। लास्ट कल तक हमने 11 चैप्टर्स का बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस देखे। आज हम देखेंगे 12th चैप्टर दैट इज EMI। आई नो आपके इंडेक्स पेपर में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं सर आप तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट बोलते हैं, हाँ मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब जो आपको कंसेप्ट वाइज अच्छे से क्लियर होगा अगर आपने पढ़ाई की तो ओके। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डन। तो ऐसा है कि तो फिर हमें उस क्वेश्चंस का स्टडी करना है अच्छे से। तो 1 बाय 1 आप अभी क्वेश्चंस लिख लीजिए। मैं आपको बस 5 क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद और क्या है, 5 क्वेश्चंस डन होने के बाद क्या आता है, चलो पहले ही लिख लेता हूँ आज। अगर 5 क्वेश्चंस डन होते हैं तो हमारी क्या आती है, स्माइल। डन। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन। आपको कुछ एक्सप्लेन करना है जिसमें आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सप्लेन करना है आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपको फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ दोनों की भी स्टडी करनी है। ओके, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डन, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। सो एक्सप्लेन करना है जिसमें फैराडेज लॉ क्या होता है और उसमें फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है ना तो उससे पहले आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, वो दोनों एक्सपेरिमेंट का अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स आपका डन हो गया ना तो उस एक्सपेरिमेंट से आप फैराडेज फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, और उसके बाद जो लेंज लॉ आएगा उसका भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है, उसकी वजह से मैंने बताया। सो एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ EMI, दैट इज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 deals with Lenz law and its application. Explain, आपको कुछ explain करना है। Explain Lenz law and its application. It is the most important question from the chapter. Lenz law है ना, मतलब बहुत important है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार इसके ऊपर नीट CET JEE में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फैराडेज के मतलब लॉ क्या बताते हैं, लेंज लॉ क्या बताता है, जैसे नहीं लेंज लॉ क्या बताता है, साइन का डायरेक्शन ऑफ EMF जनरेटेड, करेक्ट है, तो वो पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बताता है या डायरेक्शन, याद रखिए डायरेक्शन बताता है। एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लेंज लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। डन। सो आपको एक्सप्लेन करना है लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, उसी में ही कुछ आते हैं जैसे, और इसके बाद और कुछ है, जैसे ये हो गया A, एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें B है मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, मतलब ये है ना एप्लीकेशन है, ये जो है ना ये एक एप्लीकेशन ही है जिसमें मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, ये भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि लेंज लॉ क्या है और उसमें कि एप्लीकेशन क्या होता है। उसे ये एप्लीकेशन में अगर एक आध मैग्नेट आप टुवर्ड्स लूप के तरफ लेके जा रहे हो तो उसमें EMF जनरेट होगा, और जनरेट होने वाले EMF की डायरेक्शन क्या होगी आपको पता होना जरूरी है। ओके, मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स लूप। एंड थर्ड वन दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। हाँ सर आप तो बेस्ट ऑफ 5 सभी स्टार कर लीजिए, लेकिन उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डील्स विद एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ। डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। So question number 3. So question number 3. So question number 3 जिसमें आपको कुछ डिराइव करना है, कुछ डेरिवेशंस आएंगे, डिराइव द एक्सप्रेशंस, मतलब डेरिवेशंस आएंगे, आपको कुछ डिराइव करना है जिसमें आएगा आपको पता होना चाहिए कि मोशनल EMF
मतलब ये डिराइव करना है आपको किसके लिए, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ फर्स्ट इन ट्रांजिशनल मोशन ऑफ कंडक्टर, इन अ ट्रांजिशनल मोशन ऑफ कंडक्टर. B, that is rotating bar, मोशनल ईएमएफ इन. आपको ना डेरिवेशन निकालना है कि मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा अगर वो कैसा है, ट्रांजिशनल मोशन ऑफ कंडक्टर. ओके. सेकेंड, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार, अगर एक आध बार रोटेट हो रहा है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, वो क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा. सी, थर्ड वन, इन अ स्टेशनरी कॉइल, in a stationary coil, in a changing magnetic field, in changing magnetic field. इसमें रोटेटिंग बार है, यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क भी आ सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज रोटेटिंग बार, इसमें अगर करना है ना डिराइव द मोशनल ईएमएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रोटेटिंग बार और रोटेटिंग डिस्क, और इसमें ये भी आ सकता है मोशनल ईएमएफ इन ट्रांजिशनल मोशन ऑफ कंडक्टर और इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो लिख लीजिए थर्ड क्वेश्चन. ओके. सो हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर. एंड द क्वेश्चन फोर्थ इज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एक्सप्लेन. क्या एक्सप्लेन करना है सर हमें अभी, जिसमें आता है एडीज करंट. आपने पढ़ा होगा एडीज करंट, क्या होता है एडीज करंट एंड ऑल. सेकेंड, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. Third one, and which is most important question, what is meant by self-induction and mutual induction. अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना हूँ कि सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसका मतलब आपको सेल्फ इंडक्शन के अंडर जो भी आता है कि सेल्फ इंडक्शन होता कैसे है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो भी आपको आना जरूरी है. उनके फॉर्मूलेज क्या आएंगे, उनका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो भी आपको आना जरूरी है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन एडीज करंट, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. उसमें आपको आना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. एंड दैट इज एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी वाला है. अगर आपने एक बार कंसेप्ट क्लियर कर ली ना, जिंदगी भर याद रखेंगे. एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम. उसमें ए आता है, अरे क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, उसमें ए आता है ट्रांसफॉर्मर, मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर. क्या अगर उस मूवी का नाम ट्रांसफॉर्मर भी है ना, उसमें भी कुछ लॉजिक है, करेक्ट है. तो यहाँ का हम ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ भी कुछ होने वाला है. हाँ, मैंने बहुत लोग देखे, मतलब ऐसा बच्चे, सर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, फ्रॉम AC टू DC. हाँ, करंट AC टू DC, मतलब पढ़ाई कर रहे हो ना तो बेसिक से करिए कि करंट AC टू DC होता है या AC का वोल्टेज हाई होता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है. ओके, हाई वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज, क्या होता है चेक करिए. डन. बेसिक के साथ पढ़िए और उसका एप्लीकेशन भी पढ़िए कि वो ट्रांसफार्मर कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एज वेल एज रेक्टिफायर. क्योंकि आपको पता होना चाहिए AC टू DC क्या किसका यूज करके आप करते हैं. ओके, लोग लिख देते हैं आप स्टूडेंट्स कि ट्रांसफार्मर का यूज करके AC टू DC, नहीं, चेक करिए किसका क्या. ओके, सो एक्सप्लेन विद डायग्राम. ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आपको है ना ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे कि समथिंग डेफिनेशन, उसके बाद उसका डेफिनेशन और उसके बाद उसमें से एक्सप्रेशंस कुछ अगर रहेंगे तो. डन. और नेक्स्ट है दैट इज AC जनरेटर. इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. AC जनरेटर क्यों,
अच्छे से आप लिख दो एसी जनरेटर का डेफिनेशन, जनरेटर एसी जनरेटर यानी क्या है, उसका अच्छे से डायग्राम निकालो। डायग्राम निकालने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखो कि हमने ये कंस्ट्रक्ट, डायग्राम में से वो जो पार्ट है ना, समझो एक कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, वो आर्मेचर क्या होता है, वहाँ पर रोटेट होने वाला बार, वो जो है मतलब शाफ्ट है, वो शाफ्ट वहाँ पर क्यू है। अगर वो सर्किट है, बाहर हमने सर्किट क्यू लिया है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ वो मैग्नेट क्यू रखे हैं उनके, तो आप कंस्ट्रक्शन बताइए कि ये कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद उसका वर्किंग, और वर्किंग में बताएंगे कि आप ये वर्किंग होने के साथ और वर्किंग होने के बाद एसी कैसे जनरेट होता है, एसी जनरेट कैसे होता है। सो दिस इज आवर 5th क्वेश्चन, जिसमें आता है एक्सप्लेन विद अ डायग्राम ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज एसी जनरेटर। आई होप गाइस डन, चैप्टर तो क्लियर हो गया। अब अच्छे से स्माइल कीजिए, जाइए एग्जाम को और फोड़ दीजिए। डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसमें अगर आएगा 13 चैप्टर ना, एसी सर्किट होगा, करेक्ट है, डन। सो उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर आएंगे, करेक्ट है। तो इस चैप्टर का अच्छे से क्वेश्चन बनाइए, अच्छे से आंसर्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जाइए एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आइए। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।